So, hello everyone, and I welcome you all to Enthuse batch of Rank Plus. तो बेसिकली हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, उसमें हमने देख लिया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, कैसे अगर बहुत सारे चार्जेस आ जाएंगे तो कैसे आप एक वर्क को कैलकुलेट करेंगे कि उस अरेंजमेंट को लेके आने के लिए कितना वर्क हमारे पास लगेगा। तो इतना काम हम कर चुके थे। आई होप कि यहाँ तक कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। इज देयर एनी इशू टिल नाउ? नो इशू। आई होप कि यहाँ तक की चीजें आपको सब समझ में आ गई है कि किस तरीके से हमने काम किया था, है ना। आज की क्लास में हम क्या है, डाइपोल को पढ़ेंगे। डाइपोल एक बहुत ही स्पेशल अरेंजमेंट होती है। क्यों स्पेशल है? बिकॉज यहाँ पे अगर हम मान के चलें कि टोटल चार्ज जो रहता है वो जीरो होता है, बट स्टिल बहुत सारे काम यहाँ पर करता है। तो आज हमारा मेन कॉन्सेप्ट रहेगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो डाइपोल के वजह से जो रहती है उसको देखें, वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी जो डाइपोल की रहती है उसको देखें। ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं और फिर हम आगे बढ़ेंगे कि कैसे मतलब जो भी आगे चीजें पढ़नी है। पहले एक क्वेश्चन करिए। मान लेता हूं कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल बन रहा है, इसको मैं मान लेता हूं कि ए पॉइंट है, और यहाँ पे जो चार्ज हमारे पास रखा हुआ है वो है 1 माइक्रोकूलम। ये हमारे पास बी पॉइंट है, यहाँ पर जो चार्ज रखा हुआ है वो है -1 माइक्रोकूलम। इधर एक दूसरा सी पॉइंट है और यहाँ पर जो चार्ज रखा हुआ है वो है हमारे पास 2 माइक्रोकूलम। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी सारी साइड्स इक्वल है, और ये जो साइड हमें दे रखी है ये आपको दे रखी है 0.1 मीटर। आपको निकालना है कि इस अरेंजमेंट के लिए कितना काम करना पड़ेगा। सर कल का डीएसए नहीं आया था। प्रवीण आज मिल जाएगा तुम्हें, वो डीएसए हो चुका है। 1 मिनट में उसको देख लेता हूँ, मुझे मेरी तरफ से भी अप्रूवल करके मैं उसको डाल दूंगा। ठीक है, 1 मिनट बस, तुम्हें आज मिल जाएगा टारगेट। इस क्वेश्चन का आंसर निकालो पहले। ओके, मैंने अप्रूव कर दिया है तो अभी तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आपको यहाँ पे वर्क निकालना है कि ये अरेंजमेंट जब हम करेंगे तो हमारे पास वर्क डन कितना आएगा। फाइंड वर्क डन, निकालिए। टू अरेंज दिस सिस्टम, अगर इस सिस्टम को हम अरेंज करेंगे तो हमारे पास कितना वर्क डन आएगा, यही आपको निकालना है। ठीक है, निकालिए जल्दी। कल की क्लास में हमने काम किया था ऐसा ही सिमिलर टाइप का, है ना, वही काम हमें यहाँ पर करना है। फॉर्मूला पता है प्रवीण? एंड सवर्णा, जल्दी बताइए क्या इसका आंसर आएगा। सुहास, कावेरी, लाइव क्लास अटेंड किया करो भाई। 9 × 10⁴ क्या ये आएगा? चलिए देखते हैं। भाई सबसे पहली बात, ये ट्रायंगल आपके पास है तो अगर हमें वर्क डन निकालना है तो आपको मैंने बोला था कि वर्क डन के लिए आपको सारी चीजों को कंसिडर करना पड़ेगा। तो वर्क डन अगर मुझे निकालना है तो मैं के को कॉमन ले लेता हूं। आपके पास क्या आएगा? आपके पास आएगा Q1 Q2/R, है ना। मतलब ये जो मेरे पास रहेगा, फिर इसको और इसको। तो मैं एक काम और करता हूँ भाई, अल्टीमेटली क्या काम करना है वो आपको भी पता है कि यहाँ पे हमें क्या रखना है, के रखना है। डिवाइड बाय आर को मैं यहाँ पे रख देता हूँ। आपको फिर क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है चीजें, Q1 को Q2 के साथ, है ना। डिस्टेंसेस तो आपके सारे सेम है। फिर आपको क्या करना है, प्लस करना है Q2 को Q3 के साथ, प्लस आपको क्या करना है Q3 को Q1 के साथ, यही तो काम करना है, राइट। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आएगा भाई? आपके पास आएगा 9 × 10⁹,
डिवाइड बाय रेडियस की अगर हम बात करेंगे तो 0.1, मतलब ये जो डिस्टेंस हमें 0.1 दे रखा है, Q1 और Q2 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा -1 इंटू 10⁻⁻12 प्लस इसको और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस, फिर से -2 इंटू 10⁻⁻12 और फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास आएगा 1 इंटू 10⁻⁻12 प्लस, ठीक है। मतलब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -1, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा -2, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो +2 हमारे पास आ गया। तो आपको यहां पर दिख रहा है कि ये और ये तो कट जाएगा हमारे पास, ये और ये तो कट गया, सिर्फ आपके पास यही वैल्यू यहां पर बचेगी। और यही वैल्यू अगर बची है तो 0.1 ये जो आपके पास है इसको ऊपर की तरफ करेंगे, 10 हमारे पास है, तो क्या मैं यहां पर नहीं लिख सकता 9 इंटू 10⁻⁻2 हमारे पास नहीं आएगा? हाँ जी बता दीजिए। और नेगेटिव साइन यहां पर हमारे पास आएगा तो ये वैल्यू रहेगी हमारे पास। वर्क डन की यूनिट जूल होती है, या तो आप ऐसे लिख लो या तो आप लिख सकते हैं -0.09 जूल, दोनों में से जो भी आंसर, क्योंकि हमने देखा है ऐसा कि आपके जेई एग्जाम में क्या रहता है, आपके जेई एग्जाम में आप आंसर भी निकाल लेंगे, इसके बाद भी फिर आपको चीजें जो है वो मैच करनी पड़ेगी कि किस तरीके से आपके पास काम आएगा, ठीक है। कल हमने जितना भी काम किया था हमने देखा था कि कोई एक्सटर्नल फील्ड वहां पर नहीं थी। हमने जो काम किया था वो ये किया था कि बाहर बस जो चार्जेस आए हैं उसी की वजह से था। अगर मैं ये मानता हूं कि वर्क डन हमारे पास एक्सटर्नल फील्ड में हम निकाले तो क्या होगा, तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, वर्क डन इन एक्सटर्नल फील्ड। अगर एक्सटर्नल फील्ड रहेगी तो क्या इफेक्ट हमारे पास आएगा? देखिए एक्सटर्नल फील्ड में हमारे पास क्या होता है कि अगर मैंने मान लिया कि इस तरीके से मेरे पास एक टेबल, हमने मान लिया कि हमारे पास एक टेबल है और ये जो टेबल है इस टेबल पर कहीं बाहर एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है भाई, जो हम कंसिडर कर रहे हैं कहीं बाहर कुछ रखा होगा, तो मैंने मान लिया कि कहीं बाहर कोई एक चार्ज होगा, इसको हम एक्सटर्नल चार्ज कह रहे हैं। इस चार्ज की वजह से भाई इस एरिया में, मतलब कितने भी चार्जेस हो सकते हैं हमें नहीं पता, कि कोई चार्ज का सिस्टम हमारे पास होगा, हम कह रहे हैं कि जी एक चार्ज हमारे पास एक्सटर्नल रखा है, इसकी वजह से अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग हमारे पास क्या आएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड्स आएंगे। अब हम क्या काम करें कि अगर इन्फिनिटी से, कहीं इन्फिनिटी से, फ्रॉम इन्फिनिटी अगर हम कोई एक चार्ज को यहां पर लेके आते हैं, इतनी मेहनत करके अगर हम एक चार्ज को यहां पर लेके आते हैं इन्फिनिटी से, फ्रॉम इन्फिनिटी, तो आप जानते हैं कि वर्क डन जो आपके पास होता है, वर्क डन आपके पास रहता है Q, और जो पोटेंशियल वहां पर है, तो अब आप जानते हैं कि ये अगर एक्सटर्नल चार्ज यहां पर रखा है तो इसकी वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल होगी कि नहीं होगी? भाई इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर हमारे पास पोटेंशियल आएगी, बिकॉज आप जानते हैं कि भाई इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास रहनी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हमारे पास क्या है, पोटेंशियल भी है। तो इस पॉइंट पर हमारे पास जो पोटेंशियल होगी वो इसकी वजह से आएगी, तो मैं लिख सकता हूं पोटेंशियल जो मेरे पास एक्सटर्नल चार्ज की वजह से है वो हम यहां पे लिखेंगे। तो हमारे पास जो वर्क डन होगा, देखिए आप यहां पे सिंगल चार्ज के लिए भी हमारे पास क्या है, वर्क डन आ रहा है। सबसे पहला केस तो हमारे पास यही था ना, सिंगल चार्ज। अगर सिंगल चार्ज भी आएगा और एक्सटर्नल फील्ड अगर हमारे पास है तो वर्क डन करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ हमारे पास वैल्यू आएगी वर्क डन की। अगर यहां पर कोई चार्ज नहीं था, मतलब ये एक्सटर्नल चार्ज यहां पर नहीं होता, तो वर्क डन हमारे पास 0 आ रहा था इस चीज के लिए, ठीक है। चलिए अगर मैं इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड करूं और यहाँ पे 2 चार्जेस की अगर हम बात करें कि 2 चार्जेस अगर आएंगे तो क्या होगा, फिर ऐसे ही आप एक्सटेंड कर सकते हैं, अगर 3 चार्जेस आएंगे तो क्या होगा। 2 चार्जेस की अगर बात करूं तो इसी तरीके से हमने क्या किया, एक टेबल बना दिया। जो टेबल हमने बनाया है, ऐसे ही हमारे पास एक्सटर्नल फील्ड रखी हुई है कहीं पर, एक्सटर्नल तो है, टू एक्सटर्नल जिसको हम कह रहे हैं, ठीक है। और पहला चार्ज हमारे पास आता है, इसको हमने कह दिया कि ये जो Q1 है, फ्रॉम इन्फिनिटी ही लेके आ रहे हैं, कहीं बहुत दूर से लेके आ रहे हैं जहां से कुछ, मतलब कोई दूसरा चार्ज जहां पे नहीं होगा। तो पहले चार्ज को लेके आने के लिए जो वर्क डन आपके पास रहेगा वो वर्क डन कितना रहेगा, ये वर्क डन आपके पास रहेगा Q1, और जो पोटेंशियल होगी एक्सटर्नल पर, है ना, 1 पर जो एक्सटर्नल आपके पास होगी उसको भी आप लिखेंगे, है ना भाई, इसकी वजह से हमारे पास एक एक्सटर्नल यहां पर रहेगी कि नहीं रहेगी।
आपके पास इसकी वजह से एक्सटर्नल यहां पर है। अब अगर कहीं से आप क्या लेके आ रहे हैं, Q2 भी लेके आ रहे हैं, अगर हमने कहा कि भाई Q2 को भी हम लेके आए यहाँ पे, फ्रॉम इन्फिनिटी ही लेके आए हैं, ठीक है, तो फ्रॉम इन्फिनिटी ही हम लेके आए हैं Q2 पे, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हमारे पास है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारे पास जो है वो R है, R12 मान लेते हैं। तो वर्क डन, मतलब पहले वाले के लिए वर्क डन जो मेरे पास रहेगा वो रहेगा Q1 और वर्क एक्सटर्नल। ये दूसरे वाले के लिए देखिए वर्क डन हमारे पास क्या होगा भाई, पहला वर्क डन तो ये चार्ज जो है वो, और जो पोटेंशियल उस सेकंड पॉइंट पर हमारे पास होगी ड्यू टू एक्सटर्नल चार्ज, वो तो होगा ही होगा। पर इसके साथ साथ हमें यह भी पता है कि यहां पर ये जो पहला चार्ज बैठा है इसकी वजह से भी अब पोटेंशियल इस पॉइंट पर आ रही होगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, इस पॉइंट मतलब ये वाला पॉइंट भी हमें यहां पर ऐड करना पड़ेगा। तो मैं यहां पे एक चीज और लिखूंगा, प्लस इस Q2 पर जो पोटेंशियल आ रही होगी 1 की वजह से, ठीक है, 1 की वजह से 2 पर, तो पोटेंशियल ऑन 2 ड्यू टू 1 ये मेरे पास आएगी, ठीक है। तो हमारे पास जो नेट वर्क डन आ जाएगा, डब्ल्यू नेट की अगर हम बात करेंगे तो डब्ल्यू नेट को हम लिख सकते हैं Q1 जो 1 पर एक्सटर्नल फील्ड की वजह से हमारे पास आ रही है, प्लस Q2 जो 2 पर एक्सटर्नल फील्ड की वजह से है, प्लस Q2 जो हमारे पास पोटेंशियल 2 पर है 1 की वजह से। और आप जानते हैं कि इस पर पोटेंशियल जो आएगी 2 पर पोटेंशियल जो 1 की वजह से, वो हमारे पास क्या होगी, KQ1/R12, है ना। तो उसको भी आप लिख सकते हैं यहां पर, मैं उसको साइड में यहां पे लिख देता हूं कि अगर आप ये जानते हैं, ऑल्सो यू नो कि पोटेंशियल एट 2 ड्यू टू 1, इसको कहते हैं पोटेंशियल एट, दिस इज नोन एज पोटेंशियल एट 2 ड्यू टू 1, ठीक है। पोटेंशियल एट 2 ड्यू टू 1 ये जो हमारे पास होगी ये रहेगी V21 इज इक्वल्स टू के क्यू, कौन सा, सोर्स चार्ज वाला, तो 1 की वजह से है, तो KQ1 डिवाइडेड बाय जो डिस्टेंस दोनों के बीच में है R12, ये हमारे पास रहेगा। तो आप यहां पे देखेंगे KQ1 Q2 डिवाइडेड बाय R12 आपके पास आ रहा है, और बाकी जो चीजें हमारे पास ये मल्टीप्लाई हो रही है। क्या बात याद रहेंगी? क्या इतनी बातें पता रहेंगी? अगर एक्सटर्नल रहेंगी तो कैसे काम करेंगे, और इंटरनल की वजह से ही निकालना पड़ेगा तो कैसे हम निकालेंगे? ठीक है जी, क्लियर है इतना काम? प्रवीण कुमार, क्लियर है? चलिए, अब हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जैसे मैंने कहा कि डाइपोल जो रहता है ना, डाइपोल, डाइपोल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप जेई का पेपर उठा लो, चाहे आप अपना बोर्ड का पेपर उठा लो, चाहे आप ओलंपियाड का पेपर उठा लो, ज्यादातर क्वेश्चंस जो रहते हैं वो डाइपोल के ऊपर आते हैं। डाइपोल को मैं बहुत ज्यादा, मतलब मेन फोकस हमारा यहीं पे रहेगा। आज जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, पोटेंशियल एनर्जी, इक्वी पोटेंशियल, मैं कोशिश करूंगा कि वो सारे के सारे कवर कर लें, तो डेट की जो नेक्स्ट 3 क्लासेस मेरे पास हैं इस चैप्टर के लिए, तो उसमें हम क्या काम करें, उसमें हम मेन फोकस अपना रखें कि क्वेश्चंस कौन कौन से आए पीवाई की, उसमें किस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करने हैं। फिर कैपेसिटर के लिए हमारे पास और फर्दर क्लासेस हैं, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में बातें करते हैं, और मैं निकालनी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पेन गिर गया हमारा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए, इसको हम एक तरीके से जनरल तरीके से भी करवा सकते हैं, दूसरा आपको पता है कि रिन अप्रोच से हम यूज करते हैं। कैसे हम काम करेंगे, देखिए, यहाँ पे मैंने माना कि मेरे पास एक चार्ज है -Q, इधर हमने मान लिया कि हमारे पास एक चार्ज है +Q। इन दोनों के बीच का सेपरेशन आपको पता है कि हम क्या लेके चलते हैं, हम यहाँ पर 2a लेके चलते हैं, और यहाँ पर हमारे पास बीच में कहीं पर एक O पॉइंट है, ठीक है। और इस O पॉइंट से अगर मैं R डिस्टेंस दूर जाता हूँ, इस O पॉइंट से अगर हम R डिस्टेंस दूर जाते हैं,
तो हमारे पास इधर एक पी पॉइंट है, और इस पी पॉइंट पर हमें क्या निकालनी है, पोटेंशियल निकालनी है। ये जो एंगल हमारे पास यहाँ पर आ रहा है, ये एंगल हमारे पास है थीटा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, ये माइनस क्यू से इधर की तरफ हमारे पास चीज गई, और ये हमारे पास इधर आई, ठीक है। अब इस वाले डिस्टेंस को मैं लिख रहा हूं कि ये डिस्टेंस मेरे पास है R1, और ये डिस्टेंस को मैंने लिख दिया कि डिस्टेंस मेरे पास है R2। हमारी ये अप्रोच है कि अगर हमें कभी भी कोई चीज को अगर निकालना है, मुझे पोटेंशियल कैलकुलेट करनी है इस पी पॉइंट पे, जनरल पॉइंट है, ठीक है। तो अगर मैं लिखना चाहता हूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी हमारे पास क्या होगी, वही रिन अप्रोच, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी। आपको पता है कि दो चार्जेस, मतलब आप पी पॉइंट पे पहुंच जाइए, और पी पॉइंट पे पहुंचने के बाद देखिए, बताइए कि कौन कौन से चार्जेस यहां पर हैं जो पोटेंशियल क्रिएट कर रहे हैं। तो आप कहेंगे कि जी माइनस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज की वजह से एक पोटेंशियल आएगी, तो उस वो पोटेंशियल आपके पास कितनी होगी, वो पोटेंशियल आपके पास होगी माइनस के क्यू डिवाइडेड बाय R1। और एक पोटेंशियल आपके पास पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो आपके पास होगी प्लस के क्यू डिवाइड बाय R2 होगी, ठीक है। तो यही हमें निकालनी है। अब ये जो R1 और R2 आपके पास है, अब इसको कैलकुलेट करने की पूरी फाइट है कि कैसे इस जनरल चीज को हम कैलकुलेट कर पाए, और अपना दिमाग थोड़ा सा एक्टिव करके रखना, बिकॉज मुझे यहां पर एक कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट है और उसी के लिए पूरी मेहनत है। कंस्ट्रक्शन के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये जो येलो लाइन है, इस येलो लाइन को मैं एक्सटेंड कर रहा हूं पीछे की तरफ। अगर ये येलो लाइन को मैं पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दूं, ठीक है, ये येलो लाइन जो हमारे पास है, इसको हम पीछे की तरफ एक्सटेंड कर रहे हैं, ये पीछे की तरफ एक्सटेंड होगी, और इस क्यू पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, इस क्यू पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं इस लाइन पर। तो एक परपेंडिकुलर हमने यहां पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और एक परपेंडिकुलर इस क्यू से इस लाइन पर हमने ड्रॉ कर दिया यहां पर। ये जो हमारे पास था, ये डिस्टेंस हमारे पास ए था, ये थीटा अगर हमारे पास है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास थीटा है, ठीक है। ये भी थीटा है, इसको यहां से हटाते हैं, ये ओ पॉइंट है। और इसको भी मैं यहां से हटाता हूं, और ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास ए पॉइंट है। अब ध्यान से देखना, एक ट्राइंगल देखिए आप यहाँ पे, जो आपको ट्राइंगल दिख रहा है, मैं इसका नाम भी दे सकता हूँ आपको, ये एक नाम दे देते हैं ए, ये दे देते हैं बी, ओ ई है, इसको सी नाम दे देते हैं, ये डी नाम दे देते हैं, इस तरीके से। तो मैं आपको जो ट्राइंगल दिखा रहा हूँ, मैं आपको ट्राइंगल दिखाना चाह रहा हूँ कि ये वाला ए, मैं बिल्कुल उसी कलर का यूज़ कर रहा हूँ। इतना मतलब फ़ायदा रहता है टेक्नोलॉजी का। पहले इस डायग्राम को समझने के लिए बच्चे बहुत वो रहते थे कि सर कहाँ से क्या आपने ले लिया। इस ट्रायंगल को मैंने उठा लिया, ये आपको ट्रायंगल दिखना चाहिए, ए ओ और सी बाहर मैंने ले रखा है। ये आपके पास थीटा है, ये आपके पास 90 डिग्री यहाँ पर है, और ये आपके पास हाइपोटेनस है जिसको हम ए कह रहे हैं, और ये बेस आपके पास है, ठीक है। अगर मैं इस ट्रायंगल पर कॉस थीटा लगाता हूँ, तो कॉस थीटा आपके पास होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस हमारे पास ये जो है, मैं या तो ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे ना लिख के आप जैसे ट्रिग्नोमेट्री का लिखते हैं, तो बेस हमारे पास क्या है, ओ सी डिवाइड बाय आपके पास होना चाहिए ओ ए। ओ सी की वैल्यू अगर आपको निकालनी है, तो ओ सी आपके पास यहाँ से आ जाएगा ए कॉस थीटा, राइट। ये बात समझ में आई। यहाँ से हमारे पास ये जो वैल्यू आएगी, ये रहेगा ए कॉस थीटा। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देखेंगे, तो आपके पास एक ट्राइंगल आपको और दिख रहा होगा, एक ट्राइंगल आपको और दिख रहा है, जल्दी से देखिए, ध्यान से देखिए, इस तरीके से 90 डिग्री पर आपके पास है। और यहीं पर हमने क्या करा, एक अपने आप भी आप देख सकते हैं कि कौन सा एंगल आपको दिखना चाहिए। यहां पर हमारे पास ये साइड क्या है, ये ए है, और इधर भी देखिए ये ट्राइंगल हमारे पास यहाँ पर है। इसमें अगर मैं कॉस थीटा लगाता हूं, इसको पहले नामकरण इसका कर दिया जाए ओ डी वी। अगर मैं इसमें कॉस थीटा आपके पास निकालूंगा, तो कॉस थीटा आपके पास आएगा, ये वाला बेस रहेगा, ये हाइपोटेनस रहेगा, ये वाला बेस रहेगा, ये हाइपोटेनस रहेगी। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ओ डी डिवाइड बाय ओ बी। ओ डी की वैल्यू, ओ डी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी ए कॉस थीटा, ठीक है। तो ये भी आपके पास आ जाएगी ए कॉस थीटा, यानी कि ये जो छोटा सा आपको दिख रहा है, ये आपके पास है ए कॉस थीटा, ठीक। अब इसी का हमें काम करना है
ये जो R1 आपके पास था, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि एक छोटा सा एंगल हमारे पास बन रहा होगा, इसको हम फाई मान लेते हैं कि फाई है। यहाँ पे भी एक छोटा सा एंगल हमारे पास बन रहा है, बराबर बराबर ले लिया कि जितना भी एंगल बन रहा है हमारे पास बराबर बराबर ही बन रहा है। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक की चीजें आपको समझ में आ गई है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें ट्राइंगल्स को कंसीडर करना है। इतना काम समझ में आया अब तक का? यहां तक का काम समझ में आ गया कि क्या हमने काम किया? ठीक है, अब हमें बस R1 और R2 की वैल्यू ही जो चाहिए। यहां पर देखेंगे कि R1 अगर मैं यहां पे इस ट्राइंगल को लेता हूं, आप देखिए कौन से ट्राइंगल को लेके चल रहे हैं आप सर। तो मैं देखिए ट्राइंगल यहां पर कौन सा कंसिडर कर रहा हूं अब की बारी। अब की बार हम कंसिडर कर रहे हैं कि हमारे पास ये जो R1 वाला है, एक हमारे पास यहां पर ये जो ट्राइंगल है, ठीक है, और ये जो एक आपके पास बड़ी सी येलो लाइन चल रही है यहां तक, और उसके आगे छोटी सी के आगे आपके पास ये छोटी सी डॉटेड लाइन चल रही है येलो येलो की, ये वाली। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास ये 90 डिग्री है ही, यहाँ तक का काम दे रखा है, और ये फाई हम छोटा लेके चल रहे हैं, बहुत छोटा है, बहुत छोटा। ये आपके पास R1 है। आप देखिए अगर ये छोटा होता रहे तो मैं ये बोल सकता हूं कि R1 जो होगा वो इस लेंथ के बराबर होगा। भाई अगर हमारे पास एंगल छोटा हो जाता है और ये राइट ट्रायंगल है, तो मेरे पास हाइपोटेन्यूज क्या होती है? बेस के बराबर होती है कि नहीं होती है? और ये आपके पास किसके बराबर है? ये देखिए यहां से लेकर यहां तक का आपके पास R था, प्लस ये आपके पास a cos थीटा है। तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि अगर फाई छोटा है, इफ फाई जो है वो स्मॉल है। स्मॉल क्यों होगा? बिकॉज देखिए डाइपोल है, डाइपोल बहुत पास पास होते हैं, तो जो भी पॉइंट आप लेंगे कहीं पर भी अगर लेंगे तो ये जो एंगल बनेगा ये बहुत छोटा बनेगा। आप ऐसा ले सकते हैं कि बेटा ये हमारे पास डाइपोल की लेंथ हुई, और ये आपके पास जो भी आप पॉइंट लेके चल रहे हैं ये इसका लेंथ हुआ, तो ये लेंथ बहुत बड़ी है ना, तो आप ये लेंथ को बड़ी लेके चल रहे हैं। अगर फाई हमारे पास स्मॉल है, तो इसका मतलब मैं यहां पर कुछ एक एजम्पशन लिख सकता हूं कि जो R1 हमारे पास होगा ये होगा a प्लस ए कॉस थीटा, ये a प्लस ए कॉस थीटा लिख लेते हैं, ये हमारे पास होगा a प्लस ए कॉस थीटा। एंड R2 की अगर हम बात करेंगे तो R2 के लिए देखिए ये वाला ट्रायंगल हमारे पास रहेगा, राइट ट्रायंगल को ही हम कंसिडर कर रहे हैं, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? R माइनस ए कॉस थीटा, मतलब इसको ही कंसिडर कर रहे हैं फिर ना, इस छोटे वाले पार्ट को ही कंसिडर कर रहे हैं, तो ये आपके पास रहेगा R प्लस ए कॉस थीटा। ठीक है, और ये आपके पास हो जाएगा R माइनस ए कॉस थीटा। क्या ये दो चीजें समझ में आई कि किस तरीके से हमने लिया? भाई इस वाले पार्ट को कंसिडर कर रहे हैं, यहां से लेकर यहां तक का आपके पास R था, P से O तक का आपके पास R था, हम PD को ही कंसिडर कर रहे हैं यहां पे, तो PD आपके पास क्या रहेगा? R माइनस कॉस थीटा होगा। प्रवीण ठीक है, हाँ हाँ वो ठीक, डन, वो हो गया। चलिए अब आपके पास यहां पर अगर आते हैं तो पोटेंशियल सेम, मतलब ये जो इक्वेशन वन थी, फ्रॉम इक्वेशन वन ही हम लिख रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन वन अगर आप इस चीज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपके पास क्या चीज आ जाएगी? भाई पोटेंशियल एट पी मैं निकाल रहा हूं, तो आपके पास आएगा माइनस के क्यू डिवाइड बाय R प्लस ए कॉस थीटा, प्लस आपके पास के क्यू है यहां पर, और ये आपके पास रहेगा R माइनस ए कॉस थीटा। आप एक काम कर सकते हैं, के क्यू को कॉमन ले सकते हैं, के क्यू को कॉमन अगर ले लेंगे तो आपके पास यहां पर आएगा -1। ठीक है, और R प्लस ए कॉस थीटा +1 R माइनस ए कॉस थीटा। चलिए इसको मैं पीछे लेके चलूंगा, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, और पीछे देखिए किस तरीके से इसको इक्वेशन को हैंडल करेंगे। ये इक्वेशन नंबर 2 है। यहां तक की बातें आपको क्लियर हो गई हैं, तो फिर आगे बढ़ते हैं। ओहो, यहां तक की बातें क्लियर, तो आगे बढ़ते हैं। वीपी की अगर हम बात कर रहे हैं तो वीपी आपके पास क्या होगा? के क्यू, है ना, वहीं से इक्वेशन 2 से ले रहे हैं। क्या होगा? -1 R प्लस ए कॉस थीटा, ये आपके पास था 1 R R माइनस ए कॉस थीटा। ठीक है, बस अब इनको सॉल्व करना है। के क्यू क्यू इधर है, ये आपके पास हो जाएगा R² माइनस ऑफ ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको इधर रखेंगे तो मेरे पास आएगा -R प्लस ए कॉस थीटा।
इसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो आपके पास आएगा आर प्लस ए कॉस थीटा। आपको यहाँ पर एक चीज दिख रही होगी, ये आर और आर तो कट जाएगा, मैं दूसरे कलर से काटता हूँ ताकि आपको पता लगे कि हाँ सर ये कट किया है आपने। ये आपके पास कट जाएगा और वो आपके पास कितना आ जाएगा, वीपी की अगर मैं बात करूंगा तो वीपी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी के क्यू। ये जो 2a आया है मैं इसको एक साथ लिख रहा हूँ क्योंकि इसका भी एक बड़ा रोल है। और कॉस थीटा हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपके पास यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब Q और 2a आपको पता है कि Q डॉट 2a हमारे पास क्या होता है, P होता है ना, डाइपोल मोमेंट। तो मैं इसे लिख सकता हूँ Kp cos थीटा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो थीटा पे भी डिपेंड कर रही है हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि वेयर वेयर P जो हमारे पास है इक्वल्स टू Q डॉट 2a। अच्छा ये मैंने डेरिवेशन क्यों कराई, बिकॉज हमने पोटेंशियल के लिए बहुत ही कम डेरिवेशन करी है। आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो हम अप्रोच यूज कर रहे थे, वो जो रिन वाली अप्रोच थी, वो यहां पर भी पूरी की पूरी वैलिड है। सेम ही कॉन्सेप्ट है, सेम ही चीजें हम यहां पर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ये डेरिवेशन मैंने यहां पर आपको करा दी। और बोर्ड का एग्जाम प्रवीण तुम्हें देना है तो तुम्हें ये डेरिवेशन भी आनी चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। और जब बच्चा इसे करता है तो बच्चा इसमें डाउट बहुत पूछता है कि सर ये कैसे किया, ये कैसे किया। तो कंस्ट्रक्शन की वजह से हमने ये काम किया है यहां पर। आई होप कि ये चीज क्लियर है, ठीक है। तो आपको पता लग गया, आपको ये वाला फॉर्मूला याद करके रखना है कि फॉर्मूला हमारे पास ये होता है। अब हम स्पेशल केसेस देखते हैं कि स्पेशल केसेस हमारे पास क्या क्या बन सकते हैं। तो डाइपोल के स्पेशल केसेस हम यहां पर देखते हैं कि डाइपोल के स्पेशल केसेस कैसे हो सकते हैं। तो डाइपोल के स्पेशल केसेस की अगर हम बात करें तो पहले तो उसी फॉर्मूला को लिख देते हैं कि पोटेंशियल अगर आपको किसी भी पॉइंट पे निकालनी है डाइपोल की वजह से, तो वो आपके पास क्या रहेगी, आपके पास है केपी, है ना, इधर देखिए, ये आपके पास है केपी कॉस थीटा, केपी कॉस थीटा आर स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपके पास आ रही है। पहला पॉइंट, पहला, अगर मैं मान के चलूं कि मुझे एक्शियल लाइन पे निकालना है, एक्शियल लाइन के लिए हम क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे थीटा को 0 डिग्री, ठीक है। अगर मैं थीटा को 0 डिग्री पुट कर लेता हूं तो वी एक्शियल हमारे पास निकल के आ जाएगी कि हमारे पास होगा के पी डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर होगा, के पी आर स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर। जल्दी बताइए, अगर मुझे एक्शियल पर निकालनी है, ठीक है। और यहां पर भी, मतलब इवन अगर यहां पर भी एक कंडीशन में एक और लगा सकता हूं कि इफ आर इज ग्रेटर देन ए, देन वी एक्शियल इज इक्वल्स टू केपी बाय आर स्क्वायर। भाई नॉर्मल आपके पास क्या आ रहा था, पोटेंशियल नॉर्मल आपके पास आती थी केपी बाय आर, यहां पर आपके पास आ रहा है केपी बाय आर स्क्वायर। अच्छा, अगर मुझे ऐसे ना निकाल के, भाई कभी क्वेश्चन आ गया कि आपको एक्शन लाइन पे निकालनी है, आप भूल गए फॉर्मूला क्या है, आप ये वाला फॉर्मूला भूल गए, वैसे ही थोड़ा सा खतरनाक सा फॉर्मूला है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप वहां पे क्या काम करेंगे, आप करेंगे कि माइनस क्यू लिखेंगे प्लस क्यू लिखेंगे। देखिए मेरी आदत है कि मैं माइनस क्यू लेफ्ट हैंड साइड लिखता हूँ, राइट हैंड साइड में यहाँ पे प्लस क्यू लिखता हूँ। आपको पता है बीच का डिस्टेंस हमारे पास है 2a, आपको एक पॉइंट दे रखा है एक्शियल लाइन पे। अगर मैंने माना कि सेंटर से हम डिस्टेंस लेके चल रहे हैं, तो सेंटर से अगर डिस्टेंस आपने आर लिया और पी पॉइंट आपके पास है, यहां पे आपको पोटेंशियल निकालनी है। आप मेरे रिन अप्रोच याद रखेंगे, आप कहेंगे कि सर माइनस क्यू की वजह से पोटेंशियल और इसकी वजह से पोटेंशियल हम ऐड कर देंगे। पोटेंशियल अगर निकालेंगे तो आपके पास रहेगा के क्यू डिवाइड बाय, देखिए यहां पे आर माइनस ए, आर माइनस ए यहां पे लिखेंगे और प्लस, है ना, माइनस माइनस करेंगे, फिर आप के क्यू, फिर डिवाइड करेंगे, है ना, यही काम करेंगे भाई, माइनस, फिर आपके पास क्या रहेगा आर प्लस ए, है ना, आर प्लस ए। तो ये आपके पास रहेगा आर प्लस ए। तो फिर अगर आपने ये काम किया है और तो आपके पास ये कितना आ जाएगा, के क्यू को आप कॉमन ले सकते हैं, के क्यू को कॉमन लेने के बाद आपके पास आएगा आर स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर, आर प्लस ए ऊपर आएगा माइनस आर प्लस ए, यहां पर हमारे पास आ जाएगा माइनस ऑफ आर। मैं छोटा करके लिखता हूं इसको, छोटा करके लिखता हूं, तो मेरे पास क्या आएगा भाई, मेरे पास आएगा आर प्लस ए माइनस ऑफ आर प्लस ए, ये मेरे पास आएगा। टू ए जो आपके पास आया है इसको आप उसमें चेंज कर सकते हैं, है ना, पी पे। तो आपके पास मैं डायरेक्टली चेंज कर देता हूँ, आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला आ गया के पी बाय
आर स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर। तो जरूरी नहीं है कि आपको डेरिवेशन पता होनी चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। और आप जानते हैं कि रिन का कॉन्सेप्ट हर जगह चलेगा। मैं आपको एक ऐसी अप्रोच बता रहा हूं जिसको आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। इवन जब आप आईआईटी में चले जाएंगे, आईआईटी दिल्ली में अगर आए तो हमारे से ही मिलके जाना, है ना। तो आप आईआईटी दिल्ली में भी जाएंगे और एक बार बोल देंगे यार मैं तो रिन अप्रोच लगा रहा हूँ, तो वहां पे बच्चा बच्चा आपको जान जाएगा कि यार मनोज सर से पढ़ के आए हैं। ठीक है, हॉस्टल में भी मतलब ऐसा नाम ले देंगे कि रिन अप्रोच। आई होप कि ये चीज पता लग गई है। एक्चुअल लाइन हमारे पास है, पुट कर देंगे, थीटा हमारे पास ही आ जाएगा। अच्छा, एक और स्पेशल केस यहां पर हम बात करें, तो स्पेशल केस ही बात कर रहे हैं डाइपोल का। डाइपोल के लिए स्पेशल केस, डाइपोल की स्पेशल केस की हम बात कर रहे हैं। और अब सेकंड पॉइंट के लिए पहले मैं पोटेंशियल लिख लेता हूं कि डाइपोल की वजह से पोटेंशियल हमारे पास क्या आ रही थी। तो पोटेंशियल आपके पास थी केपी कॉस थीटा, केपी कॉस थीटा, और ये आपके पास था आर स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर आपने यहीं पर क्या काम किया, सेकंड अगर मैं केस की बात करूं, इक्वेटोरियल लाइन की, तो इक्वेटोरियल लाइन के लिए क्या काम करेंगे आप, थीटा को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पुट करेंगे थीटा को 90 डिग्री, और 90 डिग्री पुट करते ही आपको पता लगेगा कि इक्वेटोरियल पर हमारे पास क्या हो जाता है। देखिए फॉर्मूले में अगर आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे आपके पास जीरो आ जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये इतनी तरीके से पूछा गया है, मतलब आप खुद ही सोचिए कि अगर मैं यहां पर एक एग्जांपल आपको देता हूं। मैंने मान लिया कि मेरे पास इस तरीके से एक, हम पहले काम कर ही लेते हैं। मैंने 3D एक यहां पर चीजें बना दी आपके लिए। ठीक है जी, और एक डाइपोल आपको बोल दिया कि जेड एक्सिस में आपके पास डाइपोल रखा है, जेड एक्सिस में आपके पास डाइपोल रखा है। ऊपर मैंने मान लिया कि प्लस क्यू चार्ज रखा है, नीचे हमने मान लिया कि माइनस क्यू चार्ज रखा है। दोनों का जो सेपरेशन आपके पास है वो ए और ए है। जेड एक्सिस में हमने मान रखा है, ये जेड एक्सिस आपके पास है, ये वाई एक्सिस आपके पास है, ये एक्स एक्सिस आपके पास है। यहाँ पे माइनस क्यू रखा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस जो है आपके पास ये ए है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस जो है ये भी ए है। बराबर बराबर डिस्टेंस पे आपके पास रखे हैं, तो डाइपोल की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब आप एक्स वाई प्लेन पर अगर हैं, अगर इफ यू आर एट एक्स वाई प्लेन, तो आप मुझे बताइए पोटेंशियल क्या होगी। पोटेंशियल एट 2,3 बताइए कितनी आपके पास होगी। 2,3,0 बोल देते हैं, या मैं ऐसे बोल दूं एक्स वाई प्लेन में, ऐसे ही बोल सकता है, कैसे ही बोल सकता है। कितनी होगी प्रवीण बताओ, कितनी होनी चाहिए। ये प्लेन तो पूरा ही है भाई, ये वाला प्लेन तो इस साइड भी रहेगा, प्लेन तो प्लेन होता है। ठीक है, प्लेन तो प्लेन होता है हमारे पास। चलिए जल्दी बताइए, लग रहा है ना भाई 3D, 3D विजुअलाइजेशन लग रही है कि नहीं लग रही है हमारे पास। हाँ लग तो रही है। तो हमारे पास अगर मैं ये चीज बोलूं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। बिल्कुल सही बताया तुमने, हमारे पास यहाँ पे आंसर बड़ा क्या आ जाएगा, जीरो आंसर आ जाएगा। आपको बिल्कुल नहीं घबराना है कि क्या आपके पास आ रहा है क्या नहीं आ रहा, आपके पास जीरो यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसा क्वेश्चन आपको मल्टीपल टाइम्स मिल जाएगा कि कैसे हैंडल करना है। और आपको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट मुझे फिर बताने की इच्छा हो रही है यहीं से, कि अगर मैं ये बात करूं कि इस पूरे में, इस पूरे पॉइंट पर अगर मैं कहीं भी जा रहा हूं, मतलब इधर आ जाऊं या इधर आ जाऊं, इधर आ जाऊं, प्लेन में कहीं पर भी अगर चला जाऊंगा तो जीरो पोटेंशियल है। ऊपर अगर मैं कहीं चला गया, ठीक है, तो हमारी पोटेंशियल चेंज होती रहेगी। चलिए, आई होप कि यहां तक की चीजें आपको समझ में आ गई हैं। डन है, यहां तक की चीजें डन है। चलिए अब एक काम करते हैं, एक वर्क का फॉर्मूला लिखते हैं।
देखिए पोटेंशियल मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियल आपके पास क्या होती है, पोटेंशियल होती है वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज। यहीं से मैं वर्क डन को लिख सकता हूं कि अगर मैं वर्क डन की बात कर रहा हूं तो वर्क डन हमारे पास क्या होगा, वर्क डन आपके पास रहेगा QV। बेसिकली जब मैं QV लिखता हूं तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है, Q डेल्टा V भी लिख सकते हैं, या फिर मैं इसे लिख सकता हूं Q V फाइनल, जो पोटेंशियल हमारे पास फाइनल पॉइंट पे है, और जो इनिशियल पॉइंट पे हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं यहां पे। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमारे पास ये एक बड़ा सा फॉर्मूला बनता है, ये एक बड़ा सा फॉर्मूला बनता है। अब यहीं से एक क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं। अगर मैंने मान लिया कि मेरे पास यहां पे एक चार्ज रखा हुआ है प्लस Q चार्ज, और इस चार्ज के बाहर मैंने ऐसे एक हाइपोथेटिकल सरफेस मान लिया, इस चार्ज के बाहर मैंने एक हाइपोथेटिकल सरफेस मान लिया जिसकी रेडियस यहां पर कितनी है, R है। हाइपोथेटिकल सरफेस है, सेमी सर्कल मैंने ले लिया, यहां पे मेरे पास रेडियस R है, यहां पर मेरे पास A पॉइंट है, यहां पर मेरे पास एक चार्ज रखा हुआ है जी Q। इस चार्ज को मेरे को मूव करना है, यहां से मैंने मूव किया और मैं पहुंच गया B पॉइंट पर। ठीक है, A से मूव करता हुआ मैं पहुंच गया B पॉइंट पे, या फिर मैं यहां से मूव करता हुआ इस B पॉइंट पे पहुंच गया। भाई यहां से पहुंच जाओ या यहां से पहुंच जाओ, आप मुझे बताइए वर्क डन फ्रॉम A टू B कितना होगा। कितना होगा वर्क डन, अगर यहां पे चार्ज रखा है ये इस तरीके से यहां पे घूम रहा है तो कितना वर्क डन होगा प्रवीण वर्ती। जीरो, जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा, बिकॉज यहां पे अगर मैं पोटेंशियल देखूंगा भैया ये इक्वी डिस्टेंस पे हमारे पास है, यहां पे पोटेंशियल और यहां पे पोटेंशियल क्या सेम नहीं है। क्या हम ये नहीं बोल सकते कि पोटेंशियल एट ए इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एट बी है। क्यों है सर, क्योंकि पोटेंशियल आपके पास होती है के क्यू बाय आर, जो भी चार्ज होगा हमारे पास वो रहेगा, डिस्टेंस आपके पास सेम है तो पोटेंशियल आपके पास ये होगी। और अगर मैं वर्क डन की बात कर रहा हूं कि वर्क डन आपको निकालना है ए बी का, तो वर्क डन ए बी का निकालने का मतलब ही क्या है कि आपके पास जो चार्ज है, जिस भी चार्ज को आप मूव कर रहे हैं, ये आपने क्यू ले लिया और आपको यहाँ पे क्या करना है भैया, ए से बी तक आप गए हैं, फाइनल बी आपके पास था, ए आपके पास जो स्टार्टिंग का था वो आपने रखा यहाँ पे, तो आपके पास यहाँ पे एक बड़ा जीरो आ जाएगा। ठीक है, एक बड़ा जीरो आपके पास आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस भी भर भर के आपको पुराने जो एक इजी वाला पैटर्न रहता था उसमें ऐसे दिए जाते थे। काफी लॉजिकल है, क्वेश्चन देखते ही आपको पता लग जाना चाहिए कि हमारे पास जीरो होगा, इक्वी पोटेंशियल पर है। इवन HC वर्मा बुक भी जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको वहां पर भी ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है जी, ऐसे क्वेश्चंस आपको वहां भी देखने को मिलने हैं। तो अब आप यहां पर एक चीज देख रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है यहां पर, कि यहां पे जब मैं मूव कर रहा हूं तो मेरे पास जो है जीरो यहां पर चीज आ रही है, जीरो वर्क डन आ रहा है। तो यहीं से एक कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है जिसको हम कहते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होता है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस ये हमारे पास रीजन है, और सरफेस मैं कह सकता हूं ये एक हमारे पास रीजन है और सरफेस अराउंड अ चार्ज, अराउंड अ चार्ज सिस्टम। कहाँ गया, ठीक है जी। अब सही है। तो इक्वी पोटेंशियल की अगर मैं बात कर रहा हूं, इसको थोड़ा सा छोटा करके ऊपर लिख देते हैं। तो ये हमारे पास है रीजन और सरफेस अराउंड अ चार्ज सिस्टम वेयर पोटेंशियल इज सेम, जहां पे हमारे पास पोटेंशियल जो है सेम है। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड,
वर्क डन ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस कितना होगा हमारे पास? 0 होगा। वर्क डन ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज इक्वल्स टू 0 आपके पास होगा। ठीक है, अब हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस को भी, साइंटिस्ट हमारे पास ऐसे हैं कि अगर कोई चीज उनको पता लगती है कि अच्छा एक एरिया ऐसा है कि जहां पे आप चार्ज को अगर मूव करेंगे तो आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वर्क डन 0 का मतलब क्या है कि हमें कोई, अगर हम मशीन बनाते हैं या कुछ काम करते हैं तो हमें एक्सटर्नल कुछ फोर्स नहीं दे अप्लाई करनी, बस वो अपने आप ही हो जाएगा। बस आपको एक हल्का सा क्या करना है, पुश करना है। राइट, ये काम इसका मतलब ये होता है। तो अब हमारे पास हमें ये पता लगा कि वर्क डन वहां पे 0 है, तो इसका यूज बहुत सारा होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कहां कहां पे हम इंजीनियरिंग में भी इसको यूज कर सकते हैं कि वर्क डन 0 रहता है। बट साइंटिस्ट का दिमाग बिल्कुल एक्टिवेट हो जाता है इस चीज को सुन के कि वर्क डन 0 है। तो ऐसा कौन सा एरिया होता है जिसमें वर्क डन 0 है, उसको वो एक पिक्चर फॉर्म में सोचने की कोशिश करता है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करने की कोशिश करता है कि पिक्चर की फॉर्म में उस चीज को रिप्रेजेंट कर दे। बिकॉज लिखने से या इक्वेशंस बनाने से चीजें जो है वो थोड़ी सी धीरे समझ में आती है। अगर पिक्चर बना दें कि यार इस एरिया में अगर आप रहोगे तो आपके पास वर्क अगर आप करेंगे तो आपके पास इक्वल चीजें आ जाएंगी। तो हमारे पास पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी होती है इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस की। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपको बताऊं कि कैसे आप उसको पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हम सबसे पहले लेते हैं एक आइसोलेटेड चार्ज को। तो आइसोलेटेड चार्ज अगर हम लेके चलें, आपके पास देखिए पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, आपके पास नेगेटिव भी चार्ज हो सकता है। अगर मैं पॉजिटिव चार्ज को पहले कंसिडर करता हूं, मैंने इसको पॉजिटिव चार्ज माना। पहले आप क्या करते थे, देखिए पहले आप क्या करते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते थे। मैं इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी आपके लिए ड्रॉ कर देता हूं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे तो आप कहेंगे कि जी पॉजिटिव चार्ज की वजह से बाहर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकलना स्टार्ट हो जाएगी। पॉजिटिव चार्ज की वजह से बाहर हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलना स्टार्ट हो जाएगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है, आप जानते हैं कि अगर आप एक कैलकुलेशन करेंगे, अगर आप एक छोटी सी कैलकुलेशन अगर करें सेम सेम डिस्टेंस पर जाके, तो आपके पास क्या रहेगा, आपके पास पोटेंशियल सेम रहेगी। यानी कि इस चार्ज से अगर मैं सेम डिस्टेंस पर रहूंगा तो पोटेंशियल सेम आएगी। तो आपके पास कुछ ऐसे कंसंट्रिक सर्कल्स आ जाएंगे। कैसे आएंगे भाई, अगर मैं एक आइसोलेटेड चार्ज की वजह से अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करने की हम कोशिश करें तो हमारे पास ऐसे कंसंट्रिक सर्कल्स आ जाएंगे। कंसंट्रिक सर्कल्स, ये जो टर्म है ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कंसेंट्रिक सर्कल्स, ये शेप है, शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस है। कि इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको कैसे दिखेंगे, ये शेप है हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस की। ठीक है, तो ये आपके पास रहेगा। आपके पास इक्विपोटेंशियल सरफेस की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास इस तरीके से आपको शेप दिख जाएगी। सिमिलरली आपके पास ये तो आइसोलेटेड चार्ज की हम बात कर रहे हैं। सिमिलरली अगर हम पॉजिटिव के बनाए तो पॉजिटिव और नेगेटिव का सिमिलरली आपके पास रहेगा, बस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमारे पास क्या होती है, चेंज होती है। ठीक है, फिर अगर मैं यहीं पर आपके पास दूसरे की बात करूं, सेकंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकंड के लिए हम बात करते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास है तो आपको पता है कि आपके पास कुछ इस तरीके से पैरेलल लाइंस होंगी। ठीक है, ओके। अगर हम यहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएं तो हमारे पास कहां कहां बनेगा भाई, हमारे पास एक पूरा का पूरा एरिया बन जाएगा। इस तरीके से शीट्स आपके पास आएंगी, इक्विपोटेंशियल का प्लेन होगा आपके पास। यहां पर जो आती है इक्विपोटेंशियल का प्लेन आपके पास आ जाता है, प्लेन्स बनते हैं। यूनिफॉर्म अगर आपके पास फील्ड रहेगी तो आपके पास क्या बनेगा, प्लेन्स बनेंगे। ठीक है, यहां पर जो शेप होगी हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस की, ये आपके पास एक प्लेन रहेगी।
प्लेनर शीट्स की टाइप की फॉर्म हमारे पास बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमें बात करनी है डाइपोल की, कि डाइपोल के लिए किस तरीके से बनेगा। डाइपोल के लिए आपके पास देखिए पॉजिटिव चार्ज आपके पास है और आपके पास एक नेगेटिव चार्ज है। मैं नेगेटिव को इस साइड लिख देता हूँ और पॉजिटिव को इस साइड लिख देता हूँ। तो आपके पास एक नेगेटिव चार्ज है और आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, प्लस क्यू और माइनस क्यू। तो कैसा बनना चाहिए, ये बताइए कैसा बनना चाहिए। एक तो आपको पता है भी बिल्कुल सेंटर पे तो हमारे पास जीरो होगा ही होगा। बिल्कुल अगर सेंटर पे हम पहुंच जाएं तो हमारे पास जीरो जीरो है। इसके अलावा आप यहां से देखेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से शेप हमारे पास बनती हुई आएगी। ठीक है, एनसीईआरटी बुक से एक बार देख लेना, इस तरीके से गोगल्स टाइप बन जाता है हमारे पास। ठीक है, गोगल टाइप हमारे पास बन जाता है, इस चीज का ध्यान रखना है आपको। क्या यहां तक की बात समझ में आ गई। और जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड्स के हमारे पास वो जो होते हैं ना पॉइंट्स, ऐसे ही कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस दूसरे इक्विपोटेंशियल सरफेस से टच नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो टच कर गया तो इसका मतलब कि एक पोटेंशियल दूसरे पोटेंशियल से मैच कर रही है, और वो तो होता ही नहीं है। हम तो जो सेम पोटेंशियल पे चल रहे हैं उसी को तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कह रहे हैं। क्या बात समझ गए। ठीक है, तो ये एक चीज आपको लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी तो मैंने यहाँ पे बताई। अब नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट पर आते हैं कि वर्क डन जो डाइपोल के लिए हमारे पास जो रहता है उस पर आते हैं। ओके, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या हमारे पास होता है। हमने मान लिया कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें एक डाइपोल रखा हुआ है। एक के लिए प्लस चार्ज, दूसरे के लिए माइनस चार्ज। इस साइड फोर्स लगेगी हमारे पास क्यूई, इस साइड फोर्स लगेगी आपके पास क्यूई प्लस क्यूई। डायरेक्शन को मैंने इसी के साथ ले लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन आपके पास चल रही है वो आपके पास ये है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास यूनिफॉर्म है। आप जानते हैं अगर मैं इसका सेंटर ले लूँ एक ओ पॉइंट, यहाँ से डिस्टेंस आपके पास ए है, यहाँ से डिस्टेंस आपके पास ए है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर इस साइड जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर इस साइड जा रही है, अगर हमें एंगल मेजर करना है तो एंगल मेजर हम डाइपोल मोमेंट के हिसाब से करते हैं। ठीक है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर है कि भाई इस तरफ आपके पास डाइपोल मोमेंट जा रही है ना। मैं ऐसे बना देता हूं आपके लिए। डाइपोल मोमेंट की अगर मैं डायरेक्शन बोलूं तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर की तरफ है, क्योंकि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन रहती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। और आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपके पास इस तरफ है। इन दोनों वेक्टर के बीच में हमारे पास जो एंगल है वही एंगल थीटा है। तो इन दोनों के बीच में ये जो एंगल आपके पास है ये एंगल थीटा आपके पास है, और ये थीटा एंगल पर हमारे पास इस तरीके से हम डाइपोल को देख रहे हैं। ठीक है, अब हमें ये पता था कि अगर हम टॉर्क की बात करते हैं तो टॉर्क तो हमने पिछले चैप्टर में निकाली थी कि इसमें जो टॉर्क आपके पास आती है, टॉर्क आपके पास आती है पीई साइन थीटा। अगर मैं आपको ये कहूं कि वर्क डन कितना होगा इसको घुमाने के लिए, तो वर्क डन आपके पास क्या रहता है, वर्क डन आपके पास रहता है टाउ डी थीटा। भाई जैसे नॉर्मल वर्क हमारे पास होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इसी तरीके से अगर मैं रोटेशनल का वर्क कहूं तो रोटेशनल के लिए फोर्स हमारे पास टॉर्क होती है और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास थीटा होता है। ठीक है, तो आपको थीटा को आप कहीं से भी ले सकते हैं, भाई थीटा वन से थीटा टू ले सकते हैं कि कहां से कहां तक रोटेट कर रहे हैं, थीटा वन से थीटा टू। तो मैं यहां पे मान लेता हूं कि अगर मुझे वर्क डन निकालना है, डी डब्ल्यू हमने माना था, तो वर्क डन के लिए मैं बोल देता हूं जी थीटा वन से थीटा टू तक हमें क्या करना है, हमें रोटेट करना है। तो आप अगर इसको रोटेट करेंगे तो आप लिख सकते हैं पीई, तो कांस्टेंट आपके पास हो गया साइन थीटा डॉट डी थीटा, और इसको थीटा वन से थीटा टू तक आप इंटीग्रेट कर रहे हैं। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास, माइनस साइन माइनस कॉस। तो ये आपके पास पी आएगा, ये आपके पास माइनस कॉस थीटा, और ये इधर थीटा टू और थीटा वन।
है ना। थीटा 2 को आप डालिए, थीटा 1 को फिर डालिए माइनस, तो आप यहां पे लिख सकते हैं कि वर्क डन जो आपके पास आएगा ये आपके पास आ जाएगा पीई कॉस थीटा 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा 2। क्या ये आ रहा है? जल्दी बताइए, क्या ये आ रहा है आपका वर्क डन हमारे पास? ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक, कई बार आपको बोलेगा कि आप एक रेफरेंस वैल्यू को रख लीजिए। एक बार आपको बोलेगा कि 90 डिग्री से हम रोटेट कर रहे हैं थीटा एंगल पर, मतलब ऐसे 90 डिग्री पर रखा हुआ है, मतलब जो डाइपोल मोमेंट आपके पास है, स्टार्टिंग पॉइंट आपको जो बताएगा वो बोल देगा कि स्टार्टिंग पॉइंट आपके पास जो है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं स्पेशल केस भी, ताकि यहीं हमारे पास खत्म हो जाए। ठीक है, अब इसी में हम से अगर ऐसे एक स्पेशल केसेस की अगर यहीं पे बात करते हैं कि स्पेशल केसेस कैसे कैसे इसमें स्पेशल केसेस रहेंगे। अगर डाइपोल मूवमेंट, मैं डाइपोल मूवमेंट दिखा देता हूं ताकि आप चीजों को समझ जाएं कि आपके पास ये नेगेटिव हमारे पास है, इधर से आपके पास डाइपोल मूवमेंट चल रही है इस तरफ। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपके पास इस डायरेक्शन में है। दोनों के बीच में जो एंगल हमारे पास है ये 90 डिग्री अगर हो स्टार्टिंग में, और आप इसको रोटेट कर दें। ठीक है, आप इसको रोटेट कर दें यहां से थीटा एंगल पर। ठीक है, थीटा एंगल पर आप इसे रोटेट कर दें, यहां से आप थीटा एंगल पर लेके आए, तो आपके पास थीटा 1 जो है वो पहले वाला एंगल है, थीटा 2 जो है आपके पास वो दूसरे वाला एंगल है। तो आप यहां पे लिख सकते हैं कि जो वर्क डन आपके पास हो जाएगा, अगर आप 90 से रोटेट कर रहे हैं, तो वर्क डन आपके पास जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस पीई कॉस थीटा। जितना एंगल आप रोटेट करेंगे, थीटा 1 को आपने क्या लिया, 0। क्या बात समझे? फिर स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है। आई होप कि वो स्टेबल और अनस्टेबल आपको याद होगा अभी भी, कि स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या था हमारे पास, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या था, याद है ना अभी भी? तो इसके ऊपर हमारे पास क्वेश्चंस जो हैं वो आ रखे हैं। ठीक है, तो आपको दोनों चीजें याद करके रखनी है कि हमारे पास पोटेंशियल वर्क डन किस तरीके से हम रोटेट करते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास कितनी रहेगी। ठीक है, चलिए, अब अभी तक कोई डाउट तो बताइए, फिर मैं कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ। एनी डाउट टिल नाउ? कोई भी डाउट? जीरो पे स्टेबल है, 180 पे अनस्टेबल है, ये भी सही है। ठीक है, फाइन, नो डाउट। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं फिर। क्वेश्चंस के लिए आप अपनी एनसीईआरटी बुक को ओपन करिए, या फिर मैं कुछ जेई के क्वेश्चंस ही करवाता हूँ। हम वर्क डन की बात कर रहे थे, नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन में लिखता हूं यहाँ पे। अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन लिख दी 10x + 5, ठीक है, 10x + 5 आपको फाइंड करनी है पोटेंशियल फ्रॉम 0 to 1। देखिए dv/dx -e के बराबर होती है। dv को मैं लिख सकता हूँ -e/dx। अगर मुझे v निकालना है तो मेरे पास होगा -e/dx। वैल्यू डालिए, 0 से 1 है तो यहाँ से 0 से 1 इस चीज को डाल दीजिए। वैल्यू डालेंगे माइनस, आपके पास ये आएगा 0 से 1।
10x प्लस 5, ठीक है, और सॉल्व करिए, बताइए क्या आएगा आंसर। -10 या +10, एक आंसर। चलिए, तो हमारे पास क्या आएगा, इसको अगर मैं लेके चलूंगा तो आपके पास माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ 10x² डिवाइड बाई 2, इसको मैं लिख सकता हूँ यहां से 5x, 10, यहाँ से कट जाएगा 5, आपके पास आ जाएगा -10, तो पोटेंशियल हमारे पास आ जाएगी -10। ठीक है, जीरो को डालेंगे तो हमारे पास वो वैसे भी हट जाता है। ठीक, चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं, 1 मिनट। हम्म, तो एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, उसको क्वेश्चन को करते हैं। तुमने कर लिया था तो पहले बताइए कि क्या क्वेश्चन कर लिया, एग्जाम्पल 2.2 ऑफ एनसीईआरटी, डन है क्या? हमारे पास जो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल था 10.2.2, एग्जाम्पल 2.2 एनसीईआरटी का। किया है, नहीं किया? चलिए, यहां पर हमारे पास क्या दे रखा है मैं बताता हूं। आपके पास दो चार्जेस दे रखे हैं, एक आपको दे रखा है, दो चार्जेस आपके पास हैं, 3 × 10⁻⁻8 कूलम का, एक आपके पास दे रखा है -2 × 10⁻⁻8 कूलम का। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस आपके पास दे रखा है वो दे रखा है 15 सेंटीमीटर। आपको पॉइंट फाइंड करने हैं वेयर पोटेंशियल इज जीरो, फाइंड द पॉइंट्स वेयर पोटेंशियल इज जीरो। ठीक है, फाइंड करना है आपको पॉइंट्स वेयर potential is zero on line joining these charges, on line joining these charges। आपके पास कितनी होगी ये आपको बताना है, ये आपके पास Q1, ये आपके पास, भाई एक तो हमारे पास बीच में होगा। आपको मैंने बोला भी था कि आप अगर एक लाइन यहाँ पे लेके चलेंगे तो आपके पास तीन जगह, तीन हिस्सों में ये चीज क्या होती है, डिवाइड होती है हमारे पास। एक हिस्सा हमारे पास ये फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला, ये थर्ड वाला। हमारे पास ये फर्स्ट वाला हिस्सा जो है ये ज्यादा बड़े चार्ज के साथ में है, तो बड़े चार्ज के साथ कोई नहीं रहता। अगर आप बहुत बड़े हैं तो आपकी हेल्प करने वाला बहुत कम लोग होंगे। अगर आप छोटे हैं या फिर आप ऐसे कहते हैं कि हम गरीब हैं या गरीब परिवार से आए हैं, तो काफी लोग आपकी हेल्प करने के लिए आगे आ जाते हैं, चाहे वो गरीब ना हो। तो आधे लोग तो जानबूझ के कहते हैं कि जी हम गरीब हैं। तो किसी से भी अगर आपको हेल्प लेनी हो तो ऐसे बोलना स्टार्ट कर दो, जी हम तो गरीब हैं, हम गरीब हैं, या फिर हमें हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। जिसके अंदर थोड़ा सा भी वो होता है वो कभी ऐसे बोलता नहीं है, बट अगर आप एक बार बोलेंगे आपको हेल्प लेनी है तो ऐसे ही बोलना स्टार्ट कर दीजिए। तो ऐसे ही ये अगर बहुत बड़ा है तो इसके साथ कोई नहीं खड़ा है, यानी यहां पर आपके पास ये जीरो नहीं होगा, बड़े लोगों के पास यहाँ पे जीरो नहीं है। इसमें 1 और 2 के बीच में आपके पास जीरो हो सकता है और यहां से यहां जीरो हो सकता है। तो मैं अगर बीच में कैलकुलेट करना चाहूं, मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक बतानी है। यहां से डिस्टेंस मुझे चाहिए, अगर मैंने एक्स डिस्टेंस यहां से लिया कि एक्स डिस्टेंस यहां पर मेरे पास पोटेंशियल क्या हो रही है, जीरो हो रही है, मैंने ये लेट कर लिया कि यहाँ पे पोटेंशियल जीरो है, तो ये डिस्टेंस मेरे पास कितना होगा, r-(x) होगा। आप शॉर्टकट तरीका यूज कर सकते हैं यहां पर कि आपके पास क्या होगा भाई, Q1/Q2 इज इक्वल्स टू आपके पास x बाय, मतलब वो R1/R2 वाला कॉन्सेप्ट है, R/R-x आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। R आपके पास 15 है तो 15 - x आपके पास हो जाएगा। ये आपके पास है 3, ये आपके पास है 2, आपके पास यहाँ पर है x, और ये आपके पास है 15 - x। 15 - x यहाँ से करिए, आपके पास 45 - 3x इज इक्वल्स टू 2x।
45 इज इक्वल्स टू 5x, और ये x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 9, यानी कि आपके पास यहाँ से x की वैल्यू आ गई 9 सेंटीमीटर। शॉर्टकट ट्रिक हमने जो पहले पढ़ी थी, उसी शॉर्टकट ट्रिक को हमने यहाँ पे लगाया है, आपको आई होप याद होगा। वहां पे हम अंडर रूट कर देते थे क्योंकि स्क्वायर आता था, यहाँ पे अंडर रूट करने की आपको जरूरत नहीं है। आई होप कि आपको याद होगा Q1/Q2 R1/R2 हम करते थे, पोटेंशियल में हमारे पास स्क्वायर नहीं होता तो ये हमारे पास रहेगा। अरे ये नहीं आया क्या? 9 सेंटीमीटर तो आया है, 6 सेंटीमीटर। हाँ, मतलब 3 से 9 है हमारे पास, वहां से लेके चलेंगे तो 6 रहेगा, वो देखना पड़ेगा मतलब कहां से चीजें पूछी है। अब अगर मैं यहां से इस साइड से बात करूं, हेलो हेलो, चल रहा है ना? लाइट चली गई क्या? एक मिनट, ठीक है। अब अगर मैं इधर से बात करूं कि हमारे पास यहां से क्या होगा, दूसरी तरफ से अगर मैं बात कर रहा हूं, तो अब यहां से भी मैं जो दूसरा डिस्टेंस है ना यहीं से लूंगा, एक ही जगह से मैं डिस्टेंस ले रहा हूं, तो यहां से मैंने माना कि x डिस्टेंस होगा कहीं यहां पर। फिर से मैं यही फॉर्मूला यूज करूंगा कि Q1/Q2 इज इक्वल्स टू, अब आपके पास ये x है, ठीक है, और ये वाला जो डिस्टेंस आपके पास है यहां पर देखना कि ये आपके पास कितना होगा, ये यहां से लेकर यहां तक का आपने x ले लिया है, तो ये जो डिस्टेंस आपके पास रहेगा ये डिस्टेंस कितना होगा, ये आपके पास x माइनस ऑफ r होगा। पूरा अगर आपने यहां से लेकर यहां तक का x ले लिया तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है, इस वाले डिस्टेंस को घटा देंगे तभी आएगा आपके पास, ठीक है। तो आप इस चीज को क्या लिख सकते हैं, फिर से वही 3/2 इज इक्वल्स टू x तो आपको निकालना है, ये आपके पास x माइनस 15 आपके पास आ जाएगा, इसको आप इधर लिखेंगे 3x माइनस ऑफ 45 इज इक्वल्स टू 2x, यानी कि x आपके पास आ जाएगा 45 सेंटीमीटर। दोनों डिस्टेंस जो हमने निकाले हैं वो दोनों डिस्टेंस कहां से निकाले हैं, एक ही डिस्टेंस एक ही जगह से निकाले हैं। हाँ, फिर से वो प्रवीण कुमार। तो ये जो एग्जाम्पल है ना, ये एग्जाम्पल बहुत से बच्चे डाउट पूछते हैं इसलिए मैंने कराया, वैसे तो बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है हमारे पास, मतलब इस एग्जाम्पल में कुछ है नहीं, ठीक है। फिर एग्जाम्पल 2.3 जो है वो आपका होमवर्क है, एग्जाम्पल 2.3 आप इसको खुद से कर सकते हैं, आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 2.3 होमवर्क है, इसको आप खुद से एक बार करना, मैं अगर सामने करवा देता हूं तो फिर ये इजी लगता है। ये वो क्वेश्चन है 2020 में, हाँ 2020 में कोरोना वाला जो पेपर था, कोरोना में मतलब कोरोना तो उसके बाद आया था, एग्जाम हो चुके थे 2020 के, उसमें मेरी स्टूडेंट के जो एग्जाम में नंबर आए थे 70 आउट ऑफ 70 आए थे फिजिक्स में, ठीक है। यशवी चौधरी नाम है, ऑस्ट्रेलिया से भी बीटेक कर रही है, फाइनल ईयर में ही है, ठीक है। तो उसके जब मतलब 70 आउट ऑफ 70 आए थे, तो उसका डाउट, मतलब वो जो डाउट पूछ रही थी ना एग्जाम से पहले, जब आप जाते हैं तो डाउट पूछते हैं, तो वो जो डाउट था उसका उसका ये वाला एग्जाम्पल डाउट था कि सर ये वाला एग्जाम्पल समझ में नहीं आया, एनसीईआरटी कर रही थी। तो आप सोच लीजिए कि जिसके 70 आउट ऑफ 70 आ रहे हैं उसका ये डाउट था, तो इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा दिमाग लगा के करेंगे, ठीक है। इसके बाद आप एनसीईआरटी की जो है वो रीडिंग कर सकते हैं पूरी की पूरी, आपको मैंने चीजें करवा दी हैं। एक क्वेश्चन आप और करेंगे, एग्जाम्पल 2.4 भी आपका 2.4 और 2 पॉइंट, हाँ 2.4 2.5 2.5 और 2.6 2.3 to 2.6 आपका होमवर्क है, ठीक है। ये होमवर्क करना है आपको, और इसके अलावा डीएसए, अब तो 2 डीएसए आपको मिल चुके होंगे, मतलब एक इसका मिल जाएगा एक दूसरे वाले का मिल जाएगा, तो ये काम आपको करना है, ठीक है। बस फिर आज की क्लास यहीं पे रखते हैं और आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। चलिए, सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, कल हम करेंगे कुछ पीवाईक्यूज क्वेश्चंस यहीं से इसी चैप्टर से, तो बस मिलेंगे फिर बाद में।